सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी हम संविधान के पार्ट बी में चल रहे हैं और पार्ट बी की कड़ी में हम केंद्र की अथवा संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वाले सेक्शन में हैं। तकनीकी कारणों से कल वैसे क्लास होती, लेकिन कुछ विभागीय मसलों के कारण मैं समय पर उपस्थित नहीं हो सका था, इसीलिए हमने क्लास को कल पोस्टपोन कर दिया था। आज हम फिर से आपके समक्ष हैं और यहां से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने एक सेट भेजा था, उम्मीद करता हूं कि आप सबने उपराष्ट्रपति को लिख लिया होगा और साथ ही महान्यायवादी को भी लिख लिया होगा। उपराष्ट्रपति की चर्चा आज मैं फिर से एक बार करूंगा। इसमें सब कुछ राष्ट्रपति की भांति है, केवल प्रस्तावक अनुमोदक की संख्या बदल जाएगी और कुछ विशेष उपबंध बदल जाएंगे। शेष बातें राष्ट्रपति की भांति ही रहेगी, इसको ध्यान में रखना है। आप अपनी कॉपी के साथ उपस्थित हो जाइए, जो आपने कल लिखा है मैं वहीं से कक्षा को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, शुरू करते हैं। कल आपने उपराष्ट्रपति के एक सेट को देखा, जिसमें हमने देखा कि यदि संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद देश में वैधानिक रूप से राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का पद है। थोड़ा समझ लेते हैं इसमें। इंग्लिश में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। सभी लोग इस समय अपनी तैयारी इसलिए भी बनाए रखिए कि बिहार में चुनाव का वर्ष है, और जब चुनाव का वर्ष होता है तो हाई लेवल पर वैकेंसी आने की संभावनाएं होती है। खास करके आज एईडीओ का भी आ गया है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का आ गया है। मुझे लगता है कि शायद उसमें बीएड की मांग की गई होगी। शायद एक बार नोटिफिकेशन में देख लेता हूं, मेरे पास आ गया है। साथ ही बीएसएससी, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की भर्ती होती है, वो लेवल 7 में होती है, उसको ध्यान रखना है। उसके रिगार्डिंग भी आपको कमर कस के तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि बीडीओ का जो पद बीपीएससी में है वो भी लेवल 7 का है, और एएसओ का पद बीएसएससी में वह भी लेवल 7 का है, और दोनों अच्छे पद हैं, समकक्ष हैं। आगे चलते हैं। कल मैंने आपको पहले पॉइंट में भेजा कि प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण से यह दूसरा संवैधानिक पद होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल कितने में है, कौन बता सकते हैं? 63 में है, आर्टिकल 63 में है। और यदि हम संविधान का अध्ययन करें तो आर्टिकल 63 से लेकर और 71 तक, आर्टिकल में तो उपराष्ट्रपति का पद है। 63 से लेकर 71 तक यदि लिखना हो तो साथ साथ में कहीं कहीं ऐड कर लेंगे खुद से। आज उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है, इसको ध्यान में रखना है। अमेरिका और भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट का पैटर्न है, उस पैटर्न में अंतर है। क्या अंतर है, कोई बता सकते हैं? अमेरिका और भारत के उपराष्ट्रपति के पदों में क्या अंतर है? कोई भी? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जब राष्ट्रपति किसी कारण से पद छोड़ देते हैं, चाहे कार्यकाल में मृत्यु हो जाए अथवा पद त्याग कर दें, त्याग पत्र सौंप दें, या कोई भी जैसे महाभियोग लग जाए, कोई ऐसा कारण बने, तो भारत में उपराष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वह 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद को धारण करेंगे। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति चुनना अनिवार्य है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि राष्ट्रपति यदि किसी कारण से पद को छोड़ते हैं तो उपराष्ट्रपति तब तक उस पद पर बना रहेगा जब तक कि कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, भारत में तीसरे वर्ष में राष्ट्रपति ने पद त्याग दिया, उपराष्ट्रपति केवल तीसरे वर्ष के बाद 6 महीने तक के लिए पद धारण करेगा। उसके बाद चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाना आवश्यक है। लेकिन अमेरिका में क्या है, 3 साल यदि राष्ट्रपति ने काम किया और पद छोड़कर चले गए तो शेष 2 सालों का कार्य उपराष्ट्रपति देख लेगा। इसको ध्यान में रखना है, यह महत्वपूर्ण बात है, इसको आप याद रख लीजिए।
हम निर्वाचन की बात करेंगे और योग्यता की बात करेंगे, तो योग्यता कुल मिलाकर वही है जो राष्ट्रपति की है। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और कम से कम राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। यह उपराष्ट्रपति की योग्यता है। सेम ही लगभग है, बस लास्ट वाला थोड़ा गौर करने के लायक है। निर्वाचन की बात करेंगे तो जैसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी प्रकार अनुपातिक विधि से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। अंतर किस बात का है? तो राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए इसकी संख्या 20 और 20 है। 20 लोग प्रस्ताव दें कि ये खड़े हो जाएं इलेक्शन में, 20 लोग उसका अनुमोदन कर दें। समझते हैं कि नहीं? प्रस्तावक समझते हैं ना? 20 प्रस्तावक हो, 20 अनुमोदक हो, तो वो व्यक्ति खड़ा हो सकता है इलेक्शन में। वहां 50 है, यहां 20 है। इसको ध्यान रखना है। न्यूनतम जमानत की राशि 15,000 रुपए है। यदि वो जमानत की राशि जमानत के बराबर वोट न मिला तो डूब भी सकता है। राष्ट्रपति में देख लीजिएगा, लिखवा दिए हैं। शपथ की बात कर रहे थे। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, या राष्ट्रपति के एब्सेंस में उनके बराबरी का कोई व्यक्ति जो नियुक्त कर दिया है वो उनको शपथ दिलाएगा। एक बार मूल बातों में आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति में है, मुख्य बातों में आ जाते हैं। तो आपने देखा कि लगभग सब कुछ राष्ट्रपति के बराबर है। शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिला सकता है। ये थी मुख्य बातें। कोई बताएंगे कि लाभ के पद की व्याख्या किसने की है? लाभ का पद क्या हो सकता है? कोई भी। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि लाभ का पद क्या है। जैसे सरकारी नौकरी भी लाभ के पद में आता है, इसको ध्यान रखना है। अब हम ये देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटा कैसे सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है। किसी एक सदन में एक चौथे मेंबर यदि कह देंगे इस पर बात उठनी चाहिए, तो दोनों सदन के 2/3 बहुमत से पारित होगा, और इस तथ्य की सूचना 14 कार्य दिवस पूर्व उपराष्ट्रपति के कार्यालय को देनी होती है। सब कुछ राष्ट्रपति के जैसा ही है। अब कार्य को देख लीजिए। एक बात ध्यान रखना है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वही राज्यसभा की अध्यक्षता भी करेगा, और इनको इसी बात की सैलरी भी मिलती है, राज्यसभा के अध्यक्ष होने की। इसको ध्यान में रखना है। सबको वैसे याद होगा। यदि संशय की स्थिति है तो कॉपी के शीर्ष पर लिख लीजिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इस पॉइंट को लिख लेना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। चर्चा करते हैं कार्यों की। उपराष्ट्रपति का पद क्यों है? इसकी क्या आवश्यकता है? क्या यह तर्कसंगत है कि भारत जैसे देश में उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए?
या जबरदस्ती बना कर रखा गया है। जैसे एक पद उप प्रधानमंत्री का भी है, उप प्रधानमंत्री की चर्चा हम आगे करेंगे। उप प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जिसका केवल जिक्र है संविधान में, चर्चा नहीं है। चर्चा और जिक्र में अंतर होता है। उस तरह से उपराष्ट्रपति के बारे में क्या धारणा है? तो आर्टिकल 64 और 65 की यदि हम बात करेंगे, तो आर्टिकल 64 और 65, इन दो आर्टिकल्स में उपराष्ट्रपति के कार्यों की चर्चा है कि वो कौन सा काम करेंगे। और इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। राज्यसभा को ऊपरी सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है या जनता का सदन भी कहा जाता है। तो सबसे पहली पॉइंट यही है। और जब भी राज्यसभा में किसी बिंदु पर वोटिंग होगी और 50-50 की बात हो जाएगी, तो उपराष्ट्रपति के पास निर्णायक वोट देने का अधिकार है। कहीं पर कॉपी में लिख लीजिए, नोट में इस पॉइंट को। कल वाला लिख लिया है कि नहीं सबने? मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल वाला आपने लिख लिया है। एक बार हाथ खड़े करें, कितने लोगों ने लिखा है? हैंड रेज कर दें। कल वाला सबको लिखना चाहिए। 3-4 हाथ ही खड़े हुए, उसको लिखना मैंडेटरी था। ठीक है, नोट में लिख दीजिए। महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 64 और 65 में उपराष्ट्रपति के कार्यों की चर्चा है। आर्टिकल 64 और 65 में उपराष्ट्रपति के कार्यों की चर्चा है। कार्यों की चर्चा है। साथ ही यह ध्यान रखना है कि साथ ही यह ध्यान रखना है कि यह ध्यान रखना है कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष तो होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष तो होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार आता है कि ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है जो उस सभा का मेंबर तो नहीं होता है लेकिन उस सभा की अध्यक्षता करता है? तो ऐसा एकमात्र पद है उपराष्ट्रपति का पद, जो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है लेकिन पदेन अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, नोट नंबर 2 देखिए। वैसे उपराष्ट्रपति के पास सदन में वोटिंग के दौरान वैसे उपराष्ट्रपति के पास सदन में वोटिंग के दौरान सदन में वोटिंग के दौरान मत देने का अधिकार नहीं है। सदन में वोटिंग के दौरान मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, जो आज कोर मुख्य बातें हैं, जहां मुझे लगता है कि यहां से डीप क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, केवल मैं वही आपको लिखा देता हूं। इस एक पीडीएफ सेंड कर दिया उपराष्ट्रपति को, वहां से लिख लेंगे। सेम टू सेम राष्ट्रपति है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कुछ कंसेप्ट की बातें हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अमेरिका और भारत के वाइस प्रेसिडेंट के स्थितियों में अंतर है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद छोड़ने की स्थिति में पूरा कार्यकाल संभाल लेता है, लेकिन भारत में केवल 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को धारण करेगा। उस 6 महीने में चुनाव आवश्यक है, यह नियम है भारत में। अब मान लीजिए एक कंडीशन की बात करते हैं, किसी कारण से राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि पोस्ट उपराष्ट्रपति के हाथ में आएगा। अब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्य संभाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। तो आप लोग ये बताइए कि क्या अब भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा या नहीं होगा? यह है क्वेश्चन।
जब राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं, होगा कि नहीं? बाकी लोग भी अपना अपना पक्ष रखें, सबका उत्तर आना चाहिए। दो ही बातें होंगी, यस या नो। जितने लोगों को लगता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के भी पदेन अध्यक्ष होंगे, वो हाथ खड़े करें, वरना हाथ ना खड़े करें। चलिए, दो पक्षों में उत्तर है। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, हर हाल में, कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चार्ज संभाल रहे होंगे तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष नहीं होंगे। ठीक है? उस कंडीशन में जो राज्यसभा का उपसभापति होगा वो कार्य संभालेगा राज्यसभा का। नोट में लिख दीजिए इसको भी। देखिए, जब किसी कारण से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भांति काम करेंगे। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भांति काम करेंगे। तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष नहीं माने जाएंगे। उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष नहीं माने जाएंगे, बल्कि राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेगा उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है? राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक है? इसका मतलब यह हुआ कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे किसी भी कारण से 6 माह के लिए, तो उस 6 माह में वे राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष रहेगा वो अध्यक्षता करेगा। ये इसका अर्थ है। ठीक है? अब चलते हैं आगे, सुप्रीम कोर्ट के वादों पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के वैधता पर केस हो जाता है और किसी कारण से यह साबित हो जाता है कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीत लिया था या इनमें अयोग्यता थी किसी प्रकार की, जैसे है ना, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर न हो, किसी प्रकार की अयोग्यता साबित हो गई। उस कंडीशन में क्या होगा? उपराष्ट्रपति ने जो काम किया उन सभी कार्यों को अवैध मान लिया जाएगा या वे कार्य वैध होंगे? जितने साइन किए, जो ऑर्डर्स निकाले, जो काम संभाला, वो वैलिड होगा कि नहीं होगा? कौन बता सकते हैं? होगा? वैध या अवैध? वैध होना चाहिए। वैध होगा। कोर्ट ने साबित कर दिया है कि ये व्यक्ति फर्जी है, ये व्यक्ति इस अयोग्यता के कारण उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब देखिए, नौकरियों में क्या होता है, जैसे कोई सरकारी सेवा है, यदि जैसे जनरली 60 साल की सर्विस होती है अभी, तो 60 साल की सेवा में यदि कोई व्यक्ति सेवा के बाद भी पकड़ा गया ये फर्जी था, तो पूरे 60 साल का पूरा पैसा सरकार वसूल लेती है। ये नियम है। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति का जिस दिन साबित हुआ ये व्यक्ति अवैध था, इलीगल था, उसके पहले जो भी फैसले उपराष्ट्रपति ने किए वो सब वैध माने जाएंगे, क्योंकि यह राष्ट्रहित का मामला है। अन्यथा क्या होगा? फिर दिक्कत वाली स्थिति हो जाएगी और संभालना मुश्किल हो सकता है इसको। हाँ, इसको ध्यान रखना है, बिल्कुल।
तो इसको लिखवा दिया जाए कि याद रख लेंगे? इसको लिखवा दिया जाए, याद रख लीजिए, सामान्य बात है, वीडियो में है ही, दोबारा चला के देख लीजिएगा। कुछ बातों को वैसे भी दिमाग में रख लेना चाहिए कि उपराष्ट्रपति इसका अपवाद है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम किसी अगले आर्टिकल की जो इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है। मान लेते हैं कि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद क्या है, रिक्त है, नहीं है राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी पद में नहीं है, दोनों ने रिजाइन कर दिया, या एक ने रिजाइन कर दिया, दूसरे के कार्यकाल में मृत्यु हो गई, ऐसा हो सकता है। इस कंडीशन पर संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान क्या कहता है? वो होंगे। अच्छा, ये बात कहां लिखी हुई है, कौन बताएंगे? और कब ये बात आई, क्या पहले से है या बाद में जुड़ी? इसको देख लीजिए। जब दोनों पद रिक्त हो जाएंगे तो अनुच्छेद 70 याद आता है, 70। इसमें संसद के पास एक पावर है। क्या है पावर? पावर यह है कि संसद इस कंडीशन में बैठकर विचार कर सकता है कि आखिर इस स्थिति में क्या करें, किसको यह पद दें। क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो तो एक तरह से देखा जाए तो व्यवस्था रुक सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी करेगा उस पर राष्ट्रपति का अंतिम सिग्नेचर चाहिए। जो विधायिका के एक तरह से प्रधान होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 70 में संसद के पास यह पावर है। तो बाद में एक अधिनियम है, राष्ट्रपति कृत्य अधिनियम, 1969 है। इसमें जो आप लोगों ने कहा है वही चर्चा है इसमें। 1969 में यह तय किया गया था कि यदि दोनों के पद रिक्त हो जाएंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सीजेआई है भारत की, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये उस पद को धारण कर लेंगे। इसको नोट में लिख लीजिए। लिखिए, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, दोनों का पद रिक्त हो जाए, रिक्त हो जाए, तो आर्टिकल 70 में संसद के पास, आर्टिकल 70 में संसद के पास उपबंध बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, शक्ति दी गई है। इस कड़ी में राष्ट्रपति कृत्य अधिनियम 1969, राष्ट्रपति कृत्य अधिनियम 1969 के माध्यम से, राष्ट्रपति कृत्य अधिनियम 1969 के माध्यम से संसद ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की जगह लेंगे, राष्ट्रपति की जगह लेंगे। कल एक पॉइंट आप तक सेंड किया गया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में भी कौन काम करते हैं, उपराष्ट्रपति। इसको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और एक पॉइंट, अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, खाली हो गया है। इसके पहले कौन थे जिन्होंने रिजाइन किया है? जगदीप धनखड़ थे। कितने नंबर के थे और कितने नंबर के व्यक्ति थे और कितना नंबर का चुनाव था? 16वें नंबर का, 16th, 14वें व्यक्ति, 16वां चुनाव था। इसको हर हाल में याद रखना है।
कोई बताएंगे कि ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 2 बार चुनाव जीता है? हामिद अंसारी और राधाकृष्णन। ठीक है, इस सबको भी याद रखिएगा। एक बार उपराष्ट्रपति के लिस्ट को जरूर देख लीजिए, कल शेयर किया जा चुका है, वैसे आपने देख लिया होगा। उसमें कुछ विशेष नहीं है, बस एक चीज देखना होता है कि किस किस को विशेष तरीके से याद रखना है। राष्ट्रपति की सूची भी आप तक पहुंचा दी गई है, उसको जरूर देख लेंगे। जहां भी कुछ विशेष बातें लिखी है उसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बने राधाकृष्णन 52 से 57, और फिर से बने राधाकृष्णन, ये 2 बार बने, इनको याद रखना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है 2 बार वाले में, हामिद अंसारी 2 बार बने, इनको भी याद रखना है। और शेष को एक बार ऐसे ही नजर दौड़ा के देख लेना है। खास करके देखिएगा कि जिस राष्ट्रपति के समय में कोई बड़ी घटना हुई हो, उस राष्ट्रपति को याद रखना है। जैसे इंदिरा गांधी का जो काल था, ठीक है, तो उस काल में आप देखेंगे कि जो जो राष्ट्रपति हुए देश में, उनको याद रखना है। आपको यह याद रखना है कि न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे पहले व्यक्ति थे जो जज भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी थे। तो इस सब को ध्यान में रखना है। यही सब तैयारी का एक खास तरीका होता है। इस लिस्ट को देखते रहिएगा। कई बार काल पूछ देता है, कई बार सजाने के लिए पूछ देता है, तो जिस लेवल का प्रश्न है उसको बनाने की क्षमता डेवलप कर लेंगे। द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, इसको भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं प्रधानमंत्री में, वहां की कुछ मुख्य बातों को समझ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर, भारत में जो है यही है, इससे बड़ा कोई नहीं है। पीएम, अब ये ऐसा क्यों है, इसकी भूमिका कैसी है इस पद की? भारत में प्रधानमंत्री को आप ये मान लीजिए कि सर्वे सर्वा है एक तरह से, तो उसके टक्कर का कोई नहीं है, एकमात्र पद है। क्योंकि राष्ट्रपति वैधानिक रूप से प्रधान होता है, विधायिका के रूप से प्रधान होता है, लेकिन राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान मात्र होता है। क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो केवल एक साइनकर्ता की है, हस्ताक्षरकर्ता की है, कि प्रधानमंत्री जो भी कहेगा उस पर साइन करने के लिए या मंत्रिमंडल के विचारों पर साइन करने के लिए विवश है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास यह शक्ति है कि वह मंत्रिमंडल का मुखिया है, सरकार को जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है, जैसे चाहे वैसे चला सकता है। और यदि ठोस शब्दों में कहें तो एक तरफ राष्ट्रपति को रख दीजिए और दूसरी ओर मंत्रिमंडल को रख देते हैं, कैबिनेट, और इस दोनों के बीच की कड़ी है पीएम। राष्ट्रपति न रहे तो कुछ समय के लिए देश चल सकता है, उपराष्ट्रपति इसकी जगह ले सकते हैं, या सीजेआई ऑफ इंडिया इसकी जगह ले सकते हैं। लेकिन पीएम नहीं रहे तो क्या हो सकता है? मान लीजिए एक पीएम की अकस्मात मृत्यु हो गई, तो क्या होगा? अब इंस्टेंट क्या होगा, कौन बताएंगे? ऐसा हो भी चुका है, लाल बहादुर शास्त्री के समय में अचानक मृत्यु हो गई, इंदिरा गांधी के टाइम में भी हो चुका है। इस कंडीशन में क्या होगा? और मंत्रिमंडल का क्या होगा? मंत्रिमंडल बदल जाएगा कि वही रहेगा, ये प्रश्न है। नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री के हटते ही, इस्तीफा दे चाहे मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, यदि पीएम पद से हट गए, कैबिनेट समाप्त। ठीक है, आई बात समझ में? कैबिनेट रद्द, नोट में लिख दीजिए इसको आगे। देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा इस्तीफे की स्थिति में, मृत्यु अथवा इस्तीफे की स्थिति में मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो जाता है। ठीक है, स्वतः भंग हो जाती है। अब क्या होगा? नए कैबिनेट की बात होगी।
और अस्थायी तौर पर कोई ना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का चार्ज लेगा ही लेगा। प्रधानमंत्री के बिना देश एक सेकंड नहीं चल सकता है, इसको ध्यान में रखना है। देश रुक जाएगा। तो त्वरित फैसला होता है कि किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद दिया जाए और वो व्यक्ति फिर राष्ट्रपति की सिफारिश पर नया मंत्रिमंडल का गठन करता है। ध्यान रखना है इसमें कि आर्टिकल 75(1) प्रधानमंत्री की बात करता है। यह कहता है कि राष्ट्रपति जो विजेता दल होगा चुनाव का, उसमें से एक व्यक्ति को उस दल के सिफारिश पर पीएम बनाएंगे, और जब पीएम बना लेंगे उसके बाद पीएम की सिफारिश पर सबकी नियुक्ति होगी। जैसे जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया तो प्रधानमंत्री एक लिस्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को, तो अमुक व्यक्ति को इस विभाग का मंत्री बना दीजिए। जिस व्यक्ति का नाम ऑफर कर देंगे उस पर राष्ट्रपति साइन करने को विवश है और वह व्यक्ति मंत्री बन जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, किसी भी मंत्री को हटाने का पावर पीएम के पास है। पीएम राष्ट्रपति से अनुशंसा करेंगे कि इस मंत्री को हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति उसको हटा देंगे। ठीक है। यदि मंत्री फिर भी त्याग पत्र नहीं देता है तो विशेष पावर का इस्तेमाल करके उसके पद को त्वरित गति से समाप्त कर देंगे और जिसको चाहेंगे विभाग का आवंटन कर देंगे। इसको भी ध्यान रखना है कि विभाग में किसी एक मंत्री के इस्तीफा देने से, एक दो मंत्रियों की मृत्यु हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्रधानमंत्री की मृत्यु होने से पूरा कैबिनेट ध्वस्त हो जाता है और शेड्यूल होता है कैबिनेट, फिर से रीअरेंज किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नोट नंबर 2 में लिख लीजिए, प्रधानमंत्री में लिखिए 1983 में केंद्र राज्य संबंध, 1983 में केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए, गठित सरकारिया आयोग, कभी नहीं भूलना है, सरकारिया आयोग कब? 1988। सरकारिया आयोग, थोड़ा संशोधन कर लेते हैं, इसको 83 कर लिया, 88 नहीं 83 होना चाहिए ये, 1983। सरकारिया आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट पेश की, 5 साल के बाद। गठित हुआ था 83 में, रिपोर्ट आया 88 में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 1988 में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें जिसमें कहा गया स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होने की स्थिति में, स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति उस गठबंधन को आमंत्रित करेंगे जो सबसे बड़ा होगा। राष्ट्रपति उस गठबंधन को आमंत्रित करेंगे जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और नोट लिख दीजिए, नेक्स्ट नोट। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा है, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा है। नेक्स्ट पॉइंट 75(2), इसको ही नोट में लिखिए। आर्टिकल 75(2), इसमें लिखिए मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे।
बने रहेंगे, जहां प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ है, प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ है, वास्तविक अर्थ है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि भले ही यहां ये शब्द लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा कब तक है? जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा है। प्रधानमंत्री यदि राष्ट्रपति को लिख कर दे दे कि अमुक मंत्री को पद से हटाना है, तो पहली बात राष्ट्रपति कहेंगे कि उस मंत्री से ही त्यागपत्र मांग लीजिए। यदि मंत्री अर्ज है कि मैं त्यागपत्र नहीं दूंगा, मैं मंत्री बना रहूंगा, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिख सकते हैं, इस मंत्री को बिना इसकी इच्छा के ही हटा दीजिए, फोर्सफुली हटा दीजिए, और उस मंत्री को हटा दिया जाएगा, पद से बाहर कर दिया जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। आप सभी को याद हो गया होगा कि प्रधानमंत्री के बिना सरकार एक दिन नहीं चल सकती, लेकिन मंत्रियों के बिना या राष्ट्रपति के बिना सरकार 6 महीने जरूर चल सकती है। मंत्रियों के बिना तो साल भर भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तत्काल किसी को रख देंगे उसके बदले। राष्ट्रपति के बिना 6 माह तक चल सकती है, पीएम के बिना 0 डेज चल सकती है। इसको ध्यान रखना है। अब चलते हैं प्रधानमंत्री के दायित्व को समझते हैं। योग्यता वगैरह आपने कल लिख लिया प्रधानमंत्री का कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, याद है नहीं ये सब कि नहीं? यहाँ 25 साल है, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, ये सब। अब समझते हैं पीएम का दायित्व क्या है। दायित्व को समझते हैं। दायित्व को 4 पार्ट से बांट के देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, आप लिख लेंगे इसको, अच्छा रहेगा। राष्ट्रपति के संबंध में दायित्व। ये सबसे पहला दायित्व है पीएम का। दूसरा है मंत्रिपरिषद के संबंध में, सबके साथ डील करना पड़ता है। तीसरा है संसद के संबंध में, पार्लियामेंट। और चौथा है अन्य, अन्य दायित्व। 4 पार्ट्स में इसको बांट कर देखा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए, आर्टिकल 78 क्या है। आर्टिकल 78 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को किसी भी बिंदु पर पीएम से राय लेनी हो, तो आर्टिकल 78 के तहत वो राय मांग सकता है, और पीएम यानी प्रधानमंत्री उस राय को देने के लिए बाध्य है। यहां तक कि जो संवैधानिक पद हैं, जैसे महान्यायवादी है, त्याग है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ऐसे पदों पर जब राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, तो आर्टिकल 78 के तहत पीएम से पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति की यहां नियुक्ति करने जा रहा हूं। तो एक रिलेशनशिप ये है। अब है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, हेड होता है। मंत्रिपरिषद में किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, इस सब की जिम्मेदारी पीएम की होती है। तीसरा है संसद। अब संसद बराबर क्या है? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। अब लोकसभा का जब भी नाम लेंगे तो पीएम तो उसमें आ ही जाएगा, और उतना ही नहीं, उसके सारे एमपीज आ जाएंगे। उस एमपीज में जिन एमपीज को कोई ना कोई मंत्रालय मिला है, सब आ जाएंगे। तो संसद में इसकी जिम्मेदारी भी अहम है। और उसके बाद क्या है, अन्य कार्य भी है। तो 4 कैटेगरी को जरूर ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कल मैंने एक नोट के माध्यम से आप तक पहुंचाया था कि नीति आयोग
राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय आयोग। कितने अनुच्छेद में है अंतर्राज्यीय आयोग? किसमें है? वेरी गुड, 263 में अंतर्राज्यीय आयोग। उसके बाद एक और आयोग है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, और एक और है बाघ न्यायाधिकरण इत्यादि। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें सबकी अध्यक्षता पीएम करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। जितने भी परिषद हैं, जितने भी आयोग हैं इस तरह के, नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो योजना आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। आजकल उसका नाम पड़ गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसके भी पदेन अध्यक्ष पीएम होते हैं। तो यह सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय था। एक नोट लिख दीजिए इसके बाद। देखिए, NITI नीति आयोग, तीर का चिन्ह, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 जनवरी 2015 से स्थापित, 1 जनवरी 2015 से स्थापित। एक जनवरी 2015 से स्थापित। मुख्य बातों में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ और बातें हमें जान लेनी चाहिए आज। इस लिस्ट को एक बार देख लेते हैं, तब तक पहुंच पा रही होगी बातें। 3 कार्य तो आपने देख लिया कि राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध है, मंत्रिपरिषद का हेड है ही, पार्लियामेंट में उसकी भूमिका मुख्य के रूप में है राष्ट्रपति के बाद। हम लोग राज्यसभा टीवी पर सब कुछ देखते भी रहते हैं। अतिरिक्त कार्य में क्या सब है, जैसे एक तो कुछ आयोगों का अध्यक्ष है, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद, जल संसाधन परिषद, सबका अध्यक्ष है। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है, इसको ध्यान रखिएगा, और राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभाता है। इसका क्या मतलब है कि जिस राष्ट्र में जो वास्तविक प्रधान होता है वही अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व विदेशों में जाके करेगा। तो भारत की तरफ से जितने भी दौरे होते हैं, अंतरराष्ट्रीय दौरे, वह राष्ट्रपति करते हैं या पीएम करते हैं? कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और खास करके नरेंद्र मोदी के आने के बाद आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत मजबूती के आयाम पर है, काफी अच्छी जगह बना चुका है, इसको जरूर याद रखना है। और साथ ही केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है, अर्थात केंद्र सरकार जब अपनी बात किसी मंच पर रखेगी तो उसका चेहरा पीएम होगा। इसलिए आप देखेंगे जो भी योजनाएं केंद्रीय स्तर से लॉन्च की जाती है, उस सभी योजनाओं की ब्रीफिंग भी प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से ही की जाती है, इसको ध्यान रखना है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब जब भी कोई इमरजेंसी लागू हो जाएगी तो उसमें कैसे मैनेज करना है, उसका वह मैनेजर है, अल्टीमेट मैनेजर है, उसके हाथ में सब कुछ है कि कैसे काम करना है। आगे चलते हैं। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उसकी समस्याओं से संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। प्राइम मिनिस्टर को कोई भी ज्ञापन दे सकता है किसी समस्या के रिगार्डिंग, और उस ज्ञापन को पढ़ा भी जाता है और समस्या के मूलभूत निराकरण का प्रयास भी किया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है और सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इसका क्या मतलब है? सेनाओं के वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन सेनाओं को चलाना कैसे है यह पीएम डिसाइड करता है, और राष्ट्रपति को इस मामले में सलाह भी देता है कि हमें इस बिंदु पर इस युद्ध नीति की आवश्यकता है। वह केंद्र सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते जनता और मीडिया के समक्ष सरकार के कार्यकलाप और नीतियों से संबंधित पक्ष रखता है, और उन नीतियों पर प्रश्न उठाए जाने की स्थिति में सरकार की ओर से उत्तर भी देता है। अब देखिएगा,
कोई भी बड़ी घटना हो जाए तो सबसे पहले यदि राष्ट्रीय लेवल की घटना है तो कोई भी आम जनता प्राइम मिनिस्टर को ही जिम्मेदार ठहरा देता है। और उसके बाद क्या करना पड़ता है? मीडिया के माइक का सामना करना पड़ता है। उस माइक पर आकर उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि मैं सही था और हमारी सरकार ने इसके लिए प्रयास किया है। जो भूमिका केंद्र में पीएम की है वही भूमिका राज्य में सीएम की है, सेम टू सेम है। और जो केंद्र में राष्ट्रपति की है वही राज्य में राज्यपाल की है, कुछ एक अपवादों को छोड़कर। इसको हम राज्य में देखेंगे दोबारा। केंद्र को ठीक से समझ लीजिएगा तो राज्य 2 दिन में खत्म हो जाएगा। राज्य में सब कुछ सेम टू सेम कॉपी है उसकी, एज इट इज है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते विभिन्न राज्यों की सरकारों के साथ समन्वय बनाए रखने में भी उसकी बड़ी भूमिका होती है। अब देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा समझना पड़ेगा। केंद्र राज्य संबंध के रिगार्डिंग सरकारी आयोग का गठन अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई बार ऐसा होता है कि केंद्र और राज्य में मसले उलझ जाते हैं। उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। लेकिन सरकारिया कमीशन के बाद भी कई सुधार हुए और उन सुधारों में केंद्र और राज्य की सीमाएं भी तय की गई हैं। तो पीएम का एक काम भी यह है कि राज्य सरकारों के साथ अच्छा संबंध रखे। लेकिन जिस प्रकार की भारत की राजनीति है उसमें ऐसा हो नहीं पाता है। कागज पर भले ही ऐसा हो जाता हो, लेकिन वास्तविक धरातल पर ऐसा होना भारतीय जो दलीय लोकतंत्र है उस बहुदलीय लोकतंत्र में संभव नहीं लगता है। क्योंकि मान लेते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार हो और किसी राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, या केंद्र में कांग्रेस हो और किसी राज्य में बीजेपी हो जाए, तो क्या लगता है कितना न्याय हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जो मजबूत स्थिति में होगा, जो केंद्र में होगा, वो राज्य वाले को जेल का दरवाजा दिखा देगा, करप्शन सिद्ध कर देगा उसके विरुद्ध कि ये व्यक्ति चोर था, इसने यहाँ पैसा निकाल लिया, इसने यहाँ गबन कर लिया, यहाँ करप्शन में आ गया। और इसके कई उदाहरण देश में वर्तमान में भी हैं। तो यह अव्यवहारिक बात है, केवल कागज पर है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। विदेश नीति हमने समझ लिया है। इस कार्य में विदेश मंत्री उसकी सहायता कर सकता है विदेश नीति में, किंतु बड़े नीतिगत निर्णयों पर प्रधानमंत्री को ही प्रमुख भूमिका निभानी पड़ती है। अब विदेश के साथ क्या करना है, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है, उस पर क्या करना है, रूस के साथ व्यापार का मार्ग खोलना है कि नहीं खोलना है, यह मोदी जी डिसाइड करेंगे वर्तमान में, जो जनप्रतिनिधि के रूप में पीएम है। इन सभी बातों को संज्ञान में रखना है। एक नजर प्रधानमंत्री को दे देते हैं। सबसे पहले थे नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे और ये बहुत लंबे समय तक रहे, सबसे लंबे समय तक 6131 दिन तक पीएम रहे, कांग्रेस से थे, याद रखना है। उसके बाद थे गुलजारी लाल नंदा, और नेहरू का समय भी याद रखिएगा, 1947 से 1964 तक थे गुलजारी लाल नंदा, ये भी कांग्रेस से थे। 64 से 64 14 डेज के लिए बने। लाल बहादुर शास्त्री 64 से 66 जहर देकर मृत्यु हो गई, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा बने, 66 से 66 14 डेज उसके बाद कार्यवाहक। फिर इंदिरा गांधी आ गई, 4078 दिन, इसको याद रखना है। फिर आए मोरारजी देसाई, जनता पार्टी। अब देखिए यहां से इतिहास बदलता है, कांग्रेस समाप्त हो जाता है यहां से एक तरह से, और जनता पार्टी की सरकार बनती है। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978। 42वें संशोधन की ढेर सारे बातों में सुधार किया जाता है, राष्ट्रपति के अधिकार को बढ़ाया जाता है। सबको याद है कि नहीं है? लिखवा दिए थे कि राष्ट्रपति 42वें में क्या था, बाध्य था कि जो आएगा साइन करना पड़ेगा। 44वें में क्या आ गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो इस सबको भी ध्यान में रखते चलना है। चरण सिंह, इंदिरा गांधी। अच्छा, कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? इसको याद रखिएगा, ठीक है, चरण सिंह। आगे चलते हैं, क्रमशः देख लीजिए अब इसके बाद। ये गलत है शायद यहां पर, ठीक है, पर सीक्वेंस चेक कर लेते हैं एक बार, मुझे दोबारा देखना चाहिए। ठीक है, डेट सही है इसका, 30 अक्टूबर, 14 से लेकर 31, 1753, ठीक ही है, सही है, गलत नहीं है। डेट को लेकर इशू था, ये भी सही है, ठीक ही है। चरण सिंह, इंदिरा गांधी, फिर हत्या हो गई राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रसाद सिंह,
श्री चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को ध्यान रखिएगा, 13+3 दिन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सरकार गिर गई थी, सरकार गिर गई थी समर्थन के अभाव में। उसके बाद एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा बने और दोबारा लंबे समय के लिए बने। उसके बाद अंत में देखिए, लास्ट में श्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर वर्तमान तक, और ये एनडीए गठबंधन से है। तो लिस्ट को थोड़ा सा देखते रहिएगा, कई बार मिलान करने के लिए दे देता है, कई बार सीक्वेंस में सजाने के लिए दे देता है, तो वहां ये काम आ सकता है। अन्य बातों में चलते हैं, इसको भी देख लीजिए, इस लिस्ट को। जो मंत्री हैं वो कितने टाइप के हैं, ये सबको पता होना चाहिए। मंत्रियों की श्रेणियों को देखा जाए तो एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, और एक होता है उप मंत्री। और राज्य मंत्री के भी दो प्रकार हो सकते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और ऐसे मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है। सबसे पावरफुल होता है कैबिनेट मंत्री, इसको ध्यान रखिएगा। और कैबिनेट शब्द की चर्चा पूरे संविधान में कितनी बार है? एक बार है। कहां पर है? 352 में है। वेरी गुड, इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री को समझ लिए क्या होता है। कैबिनेट शब्द का मूल संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में जोड़ा गया और 352 में इसको शामिल कर लिया गया, तथा आपातकाल लागू करने के संबंधी सिफारिश पर मंत्रिमंडल के मेंबर्स द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की बाध्यता आरोपित कर दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। कैबिनेट में मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री से ही मंत्रिमंडल बनता है, और कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग या मंत्रालय का प्रमुख होता है। जैसे, इसका क्या मतलब है? जैसे कोई रेल मंत्री है तो रेल विभाग का सर्वे सर्वा है, कोई परिवहन मंत्री है तो परिवहन विभाग का हेड है वो, एक तरह से उसके ऊपर केवल प्राइम मिनिस्टर है उस वहां पर। तो प्राइम मिनिस्टर तो अधिपति होता है, सभी विभाग का मैनेजर होता है, लेकिन अंतिम निर्णयन किसका होगा? उस संबंधित कैबिनेट मंत्री का होगा। जैसे भी गडकरी जी हैं, सड़क परिवहन विभाग के मंत्री हैं, तो देख लीजिए सड़क कहां बनाना है, किस मॉडल का बनाना है, क्या फॉलो करना है, अकेले देखते हैं। अश्विनी वैष्णव को भी ध्यान में रखिएगा वर्तमान में। राज्य मंत्री क्या होता है? टेक्निकल तौर पर यदि राज्य मंत्री को समझें तो राज्य मंत्री पे स्केल में, वेतन में, भत्तों में कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। लेकिन वास्तविक जमीन पर यदि पावर की बात करें तो राज्य मंत्री का पावर कैबिनेट मंत्री से कम होता है। यहां वही लिखा हुआ है, वैसे तो कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन रियलिटी में इसके पास थोड़ा कम पावर होता है व्यवहारिक तौर पर। इन्हें कैबिनेट मंत्री अर्थात मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। कैबिनेट मंत्री सभी बैठक में जा सकता है, लेकिन राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में नहीं जा सकता है, साधारण बैठक में जा सकता है। ठीक है। एक प्रकार है उप मंत्री का। उप मंत्री वे मंत्री हैं जो अपने विभाग या मंत्रालय के स्वतंत्र प्रमुख नहीं होते। प्रायः नए राजनीतिज्ञों को मंत्री संबंधी दायित्वों का आरंभिक प्रशिक्षण देने के लिए उपमंत्री बनाया जाता है। उपमंत्री या तो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका यह मतलब है कि जैसे कोई नया नया मंत्री बन के कुछ सीखना चाहता है तो असिस्टेंट मंत्री समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी एक विभाग में एक मंत्री है जो पहले से कार्यरत है, तो अपने असिस्टेंट के रूप में किसी मंत्री को रखेगा तो उप मंत्री कहलाएगा। जब किसी को राजनीति का नया ज्ञान प्राप्त करना होता है तो वो व्यक्ति उप मंत्री बन जाता है। अब राज्य मंत्री के दो टाइप कौन से हैं? तो राज्य मंत्री का एक टाइप है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। इसका आशय यह है, ये कैबिनेट मंत्रियों के समकक्ष होते हैं और अपने विभागों के प्रमुख होते हैं, यानी इनके पास अपना डिपार्टमेंट होता है। ध्यान रखिएगा। और इनको कब बुलाया जाता है? जब इनके डिपार्टमेंट की कोई रिलेटेड मीटिंग होगी, संबंधित मीटिंग होगी, तब जाके स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री को बुलाया जाता है। लेकिन कैबिनेट मंत्री को कब बुलाते हैं? हर मीटिंग में। उनके पास पावर ज्यादा होता है। एक है जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ये मंत्री क्या करते हैं, इस मंत्री को कोई एक कार्य सौंप सकते हैं, प्रोजेक्ट सौंप सकते हैं, तब तक वह काम करेंगे। प्रोजेक्ट समाप्त, इनका मंत्रालय समाप्त, ऐसे है। तो मंत्रिमंडल को भी आपने ठीक से समझ लिया होगा, कल आपने शॉर्ट में जरूर लिखा होगा इसको।
अब है उप प्रधानमंत्री का पद, ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, पिछले क्लास में थोड़ी चर्चा की थी, आज विस्तार से बता देता हूं। भारत के पूरे संविधान में उप प्रधानमंत्री का जिक्र तो है, लेकिन चर्चा नहीं है कि इसके अधिकार क्या होंगे, कार्यक्षेत्र क्या होंगे। तो जिस समय देश आजादी के दौर से गुजर रहा था, उस समय देश की स्थिति बड़ी नाजुक थी। इसको थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? आजकल लोग देखेंगे नेहरू के विषय में या किसी भी नेता के विषय में कुछ भी कह देते हैं और आपको यदा कदा सुनने को मिलेगा। कुछ लोग धर्म से जोड़कर देख लेते हैं, कुछ लोग जाति से जोड़कर देख लेते हैं। देखिए, राजनीति की प्रकृति सब दिन ऐसी ही रही है कि कोई भी ऐसा काल नहीं रहा जब कोई नेता गंगाजल से धुला हुआ होगा। गंगाजल से धुला हुआ व्यक्ति पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता। गलती से आ भी जाए तो टिक नहीं पाएगा, जिस तरह की पॉलिटिक्स भारत में है। जिस समय भारत में देसी रियासत मौजूद थे, देसी रियासतों के समय में सबसे बड़ा चैलेंज ये था भारत में, इसको एक कैसे करना है। वह सरदार पटेल ने किसी तरह से कर दिया, सहयोग से किया, पूरे टीम के सहयोग से किया, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा था। जब रियासतों को एक किया गया तो उस समय इस देश को एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की आवश्यकता थी जो थोड़ा सा युवा हो। युवा मतलब कि बूढ़ा ना हो। अक्सर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री भारत में बनते बनते व्यक्ति की उम्र 50 साल के आसपास हो जाती है, कम से कम, एटलीस्ट। पीएम बनते बनते 50 साल 55 साल की उम्र हो जाती है। उसके पहले किसी का नंबर ही नहीं आता है, बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। डर इस बात का था उस समय कि यदि पटेल को पीएम बनाया गया, क्योंकि पटेल प्राइम मिनिस्टर के सबसे प्रबल दावेदार थे, लगभग पार्टी की भी इच्छा हो गई थी कि पटेल को ही पीएम बनाना है, क्योंकि ये लौह पुरुष के रूप में विख्यात भी हो चुके थे और नेशनल इंटीग्रिटी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन बाद में देखा गया कि पटेल की उम्र ढल रही थी और ऐसा लग रहा था कि 2-4 साल के मेहमान हैं, उसके बाद दुनिया छोड़ जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। 1950 में, क्योंकि 47 में देश आजाद हुआ और 1950 में पटेल की मृत्यु हो गई थी, तो नेहरू पर बात आई। नेहरू इंटरनेशनल लेवल के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार थे और राजनीति के जानकार होने के कारण इस बात की आशा की जा रही थी कि वैश्विक स्थिति में, जो वैश्विक लेवल है, उसमें भारत की स्थिति को नेहरू अच्छे पायदान पर लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारी छवि बहुत खराब थी। एक तो दुनिया के, समझिए कि यूएन ने भी कहा था भारत को कि हम तुम्हें किसी बात के लिए सहायता करेंगे ही नहीं फिलहाल, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कोई नीति ही नहीं है कि लोकतंत्र अपनाना है, गणतंत्र अपनाना है, क्या करना है, कुछ अता पता ही नहीं है। क्योंकि चुनाव तो 51-52 में हुए, आजादी 47 में मिल गई, तो देश में समाजवाद होगा कि साम्यवाद होगा कि लोकतंत्र होगा, अध्यक्षात्मक होगा, कोई पॉलिसी ही क्लियर नहीं थी। तो विश्व से हमें किसी भी प्रकार की उम्मीद मिलने की संभावना जीरो थी, नहीं मिल सकता था। क्यों मिलेगा? हर देश एक खास पॉलिसी के तहत किसी की हेल्प करता है, विचारधारा के तहत हेल्प करता है। कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी हो, वैसे ध्यान रखिएगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दिया जा चुका था दोनों देशों की ओर से, लेकिन चल नहीं सका ज्यादा। समझते हैं ना क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन? एमएफएन का दर्जा क्या होता है? कोई तो बताए, एमएफएन क्या होता है? इकोनॉमिक्स का चर्चित टर्मिनोलॉजी है। कोई नहीं, मोटे तौर पर अभी इतना समझ लीजिए कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ अच्छे व्यापारिक संबंधों में होता है, तो एक उपाधि देता है उस देश को, एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन की। और फिर क्या होता है, व्यापार काफी लचीला चलता है, कम टैक्स के साथ चलता है, कम लाइसेंस के साथ चलता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एमएफएन का लेवल आ गया था एक समय में, लेकिन जब से पहलगांव जैसे हमले हुए हैं, उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया, एमएफएन वापस ले लिया गया। उसके बाद कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता है, तब तक कोई एमएफएन का दर्जा नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है इस चीज का कि कोई भी राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र जैसी कोई बड़ी संस्था किसी देश का मदद तब करेगा जब वो उसके स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरेगा। जैसे एक स्टैंडर्ड क्या है?
परमाणु निःशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और संधि, बहुत सारे फैक्टर हैं उसके। तो उस समय भारत की पॉलिसी क्लियर नहीं थी, तो इसीलिए बाद में नेहरू को प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना गया। लेकिन अब दिक्कत वाली बात क्या थी, यदि पटेल को कोई अच्छा सा पद ना मिला या कोई जूनियर पद मिल गया तो देश की जनता भी रुष्ट हो सकती है, और फिर कहीं ना कहीं बगावत वाली बात ना आ जाए, वो विरोध न कर दें इस चीज का, क्योंकि राजनीति में किसी भी व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती वो क्या करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो उसी समय में उप प्रधानमंत्री के पद को थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया, और 1947 से लेकर 50 तक के लिए पटेल को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद 1967 तक कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहा, मतलब 17 साल ये पद क्या रहा, खाली रहा। उसके बाद फिर 7 लोग अलग अलग समय में डिप्टी पीएम के पद पर आए। इसको आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, कहीं पूछ सकता है। 8 व्यक्ति का नाम लिख लीजिए। देखिए हेडिंग में उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, इसको लिखवा ही देते हैं, उप प्रधानमंत्री। देखिए संविधान में इस पद का जिक्र है लेकिन चर्चा नहीं है। संविधान में इस पद का जिक्र है लेकिन चर्चा नहीं है। चर्चा नहीं है। हेडिंग बनाकर लिखिए, उप प्रधानमंत्री की सूची। उप प्रधानमंत्री की सूची। पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1947 से 50। अब एक बात समझ में आ रही है कि नेहरू को पीएम क्यों बनाया गया, पटेल को क्यों नहीं बनाया गया। ये एकदम क्लियर समझ लेना है। एक ही कारण था, उम्र का फैक्टर, एज फैक्टर। अन्यथा पटेल देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, प्रबल दावेदार थे। पटेल में लिख दिया 47 से 60, 50, 47 से 1950। उसके बाद दूसरा लिखिए, मोरारजी देसाई, 1967 से 69, 67 टू 69। चौधरी चरण सिंह, 1977 से 78। मोरारजी देसाई 1967 से 69, 67 टू 69। चौधरी चरण सिंह 1977 टू 78, 77 से 78। ठीक है। चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और चौथा। पहला तो पटेल, चौथा में लिखिए चौधरी चरण सिंह प्लस जगजीवन राम संयुक्त। चौधरी चरण सिंह प्लस जगजीवन राम संयुक्त। संयुक्त 1978 से 79, दो थे, दो लोग। नेक्स्ट, यशवंत राव चौहान, 1979 से 80। 1979 से 80। यशवंत राव चौहान 1979 से 80। अस्सी। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल, 89 से 90 एवं 90 से 91, दो बार बने अलग अलग। 89 से 90 और दूसरे कार्यकाल में 90 से 91।
8वां लिखिए, लाल कृष्ण आडवाणी, 2002 से 2004। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले टॉपिक को समझते हैं। मंत्री पद की अर्हता। मंत्री कौन बन सकता है केंद्र में, इसकी क्या अर्हता है? इसकी अर्हता के बारे में 2 पॉइंट आर्टिकल 75(5) में कहा गया है। 2 पॉइंट क्या कहा गया है? सबसे पहली बात यह लिखी गई है कि कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है। जैसे एक पार्टी जब चुनाव जीतती है, तो जब प्राइम मिनिस्टर की घोषणा हो जाती है, तो पीएम उस पार्टी के किसी भी व्यक्ति को, अब पार्टी के व्यक्ति का क्या मतलब है, जरूरी नहीं कि वो चुनाव जीत के आया ही हो, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाने के लिए नाम सौंप सकती है। लेकिन शर्त यह है कि जिस दिन वो व्यक्ति मंत्री बना है, उसके 6 माह के भीतर किसी एक सदन का, लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर बन के दिखाए। अब लोकसभा का मेंबर तो बन नहीं सकता, आसान नहीं है, तो कम से कम राज्यसभा का मेंबर उसको पार्टी की तरफ से मनोनीत कर दिया जाना चाहिए और वो स्वीकृत हो जाना चाहिए वहां पर कि राज्यसभा के मेंबर के रूप में इनको आगे भेजा गया। यदि किसी भी सदन की मेंबरशिप नहीं है, तो 6 महीने के बाद उस व्यक्ति का मंत्रित्व समाप्त हो जाएगा। और ऐसे ही पीएम के साथ भी है, पार्टी किसी भी व्यक्ति को पीएम का नाम देके राष्ट्रपति के पास भेज सकती है कि इसको पीएम बना दीजिए। वहां भी शर्त यह है कि 6 मंथ्स के अंदर में दोनों में से किसी एक सदन का मेंबरशिप लेना जरूरी है, ये शर्त लगी हुई है। अब आप कहेंगे कि ऐसा हो सकता है, एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति है जो चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ, जैसे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं लड़ते हैं, कहीं से खड़े नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन सीएम रहते हैं। तो कैसे बन जाते हैं सीएम? तो जो सिस्टम केंद्र में है वही सिस्टम राज्य में भी है। राज्य में राज्यसभा के बदले है विधान परिषद और लोकसभा के बदले है विधानसभा। तो क्या होता है, पार्टी उनको विधान परिषद का मेंबर बनाकर अपने कोटे से भेज देती है। हो गया, मेंबरशिप मिल गया, अब सदस्य बन गए, उनका नाम सुझा दिया, सीएम बन गए। तो ये भी एक तरीका है, बैकडोर से आने का तरीका। यदि इतनी क्षमता नहीं है कि चुनाव जीत सके, तो दूसरे सदन का मेंबर बन जाइए, फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल उस लेवल पर आपको रखवा सकता है। दो कंडीशन है, लेकिन यहां एक बात और आती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको पार्टी ने नॉमिनेट किया कि इनको पीएम बनना चाहिए, राष्ट्रपति ने बना दिया। 6 महीने में वह व्यक्ति अपनी पात्रता साबित नहीं कर सका, ऐसा हो सकता है ना, और उसको फिर से पीएम के पद से हटा दिया गया। फिर से पार्टी ने दोबारा उसी व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया, इसी को फिर बना दीजिए, फिर 6 महीने का समय मिलेगा उसको। क्या ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल है या नहीं है? यदि ऐसा हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा, तब तो फिर किसी सदन की मेंबरशिप लेने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, केवल एक बार यह चांस मिलेगा पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में, 6 महीने का चांस दोबारा नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को आप नोट में लिख सकते हैं, इसी में लिख दीजिए, मंत्री की अर्हता में। देखिए, अनुच्छेद 75(5) में मंत्री की अर्हता की चर्चा है। 75(5) अनुच्छेद 75(5) में मंत्री की अर्हता की चर्चा है, चर्चा है। अर्थात अर्थात मंत्री पद पर नियुक्ति के 6 माह के भीतर, मंत्री पद पर नियुक्ति के 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है।
अनिवार्य है, लेकिन ऐसा अवसर किसी व्यक्ति को पूरे कार्यकाल में एक बार मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख दीजिए। अगला बिंदु देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए इसको, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, दोबारा सुन सुन लीजिए एक बार। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये लाइन हूबहू पूछा जाता है, इसको ऐसे ही याद कर लेना है। अब हेडिंग में लिखिए मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद का आकार, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहा है। आकार, इसको समझिए। अभी लोकसभा में कितने सीटें हैं जिस पर चुनाव होती हैं? 545 है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में 545 सीटें हैं। पांच सौ पैंतालीस का यदि हम 15% निकालेंगे तो कितना होगा? लगभग लगभग बराबर 83। अब इसको समझिए क्या है ये। जब संविधान बना था तो संविधान निर्माण के समय ऐसा कोई उपबंध नहीं था जो ये साबित करे कि मंत्रिमंडल का आकार क्या होना चाहिए। जल्दबाजी में बना था। जल्दबाजी में जब भी कुछ बनता है तो ऐसे ही होता है। लेकिन कालांतर में इस बात का भय रहा कि हो सकता है कि कोई एक पार्टी क्या करे, सबको मंत्री बना दे। मान लीजिए 545 का आधा कितना होता है? हाफ, 273, है ना? जिसको 50%, जैसे किसी के पास सांसद आ गए 280, बहुमत की सरकार बन गई, तो क्या 280 लोगों को मंत्री बना देगा? पॉसिबल है? नहीं है। मंत्री तो कुछ ही लोगों को बनाएगा, बाकी लोग केवल एमपी रहेंगे। तो कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि मंत्री अधिक बनाने से क्या होता है, राजस्व का बोझ भी पड़ता है, उस व्यक्ति के रखरखाव की जिम्मेदारी, भरण पोषण की जिम्मेदारी, ढेर सारी जिम्मेदारी सरकार वहन करेगी। तो बाद में एक एक्ट बनाया गया 2003 में, 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 91st। और इस एक्ट में क्या कहा गया? आर्टिकल 75 एक जोड़ा गया इसमें, 75(1), और कहा गया कि 75(1) के माध्यम से 2003 के बाद जो मंत्रिमंडल होगा वो टोटल लोकसभा के सदस्यों का मात्र 15% हो सकता है, मैक्सिमम 15%। कम रख सकते हैं, ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो यदि आप इसको निकाल के देखेंगे तो अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? इतने हो सकते हैं, 83 हो सकते हैं। उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। इसको ध्यान रखना, लिख दीजिए इसको। लिखिए मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन लेकिन 93rd 91st
91वां संविधान संशोधन 2003, 91st अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 75(1) के आलोक में 75(1) के आलोक में यह स्पष्ट कर दिया गया, कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा के कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं होगी, जो वर्तमान में अधिकतम 83 है। ठीक है, हेडिंग देकर लिखिए किचन कैबिनेट सिस्टम, छाया मंत्रिमंडल जिसको कहते हैं। कल आपने लिखा जरूर होगा छाया मंत्रिमंडल, किचन कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, कोई समझा सकते हैं? कल आपने लिखा था कि नहीं छाया मंत्रिमंडल? निश्चित लिखा होगा। छाया कैबिनेट की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है ना? क्या होता है छाया मंत्रिमंडल? कैबिनेट, किचन कैबिनेट क्या होता है? कोई वॉइस नहीं आ रही है, हेडफोन पास नहीं है आपके शायद। हाँ, जांच किया जा सके। अच्छा, विपक्ष बना सके कोई और? अच्छा, इसको समझ लीजिए पहले। देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि चाहे नौकरी हो, प्रशासन हो, शासन हो, शुरू में जब वो सिस्टम बनता है तो सबको लेकर बनता है, लेकिन बाद में क्या होता है, मुखिया के चारों तरफ एक गुट बन जाता है और वही गुट मुखिया को चलाता है। मुखिया मतलब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो भी रहा हो। जैसे किसी सरकारी कार्यालय में, जैसे डीएम कार्यालय को ले लेते हैं। डीएम कार्यालय का क्या मतलब है? केवल एक डीएम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके नीचे एसडीएम्स हैं, उसके नीचे और भी लोग हैं, क्लर्क हो सकता है, यूडीसी हो सकता है, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है। लेकिन वो सिस्टम कब बनता है? वो सिस्टम बनता है एक नए डीएम के आने के साथ, कि कौन किस चीज को देखेगा। लेकिन लास्ट में 4-5 लोग और कलेक्टर मिलकर ही सब संभालते हैं, बाकी लोग बैठे रहते हैं। यही बात मंत्रिमंडल में होती है, यही बात हर ऑफिस में होता है। क्या होता है, पीएम तो सर्वे सर्वा है, पीएम केंद्र में है, नो डाउट है इसमें। अब इसके चारों तरफ 5-7 ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, हैं तो और भी लोग। लेकिन कुछ खास लोगों को आप क्यों जानते हैं? तो आप इसलिए जानते हैं कि वो किचन कैबिनेट का हिस्सा है। ये शब्द ब्रिटेन से प्रभावित है और शासन में निर्णय को त्वरितता देने के लिए यह ब्रिटेन प्लस अमेरिका दोनों में चलता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। हर बात के लिए
पूरे कैबिनेट को बुलाना आसान नहीं है, क्योंकि मीटिंग लेने के लिए पहले तो जगह ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि कहाँ मीटिंग लेंगे, किस हॉल में बैठ के मीटिंग लेंगे, मीटिंग का जो एजेंडा होगा वो क्या होगा। उसके बाद जो लोग मीटिंग में आएंगे वो बिना भोजन किए नहीं जाएंगे, सब मंत्री हैं, उनका प्रबंध करना पड़ता है। सबको 2 दिन पहले न्योता देना पड़ता है कि आप अमुक तारीख को दिल्ली आ जाइए, क्योंकि हो सकता है कोई मंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हो, 1 सप्ताह पहले सूचना देनी पड़ेगी। बहुत सारे लफड़े हैं। तो हर समय क्या होता है, किसी भी दल में प्राइम मिनिस्टर के आसपास कुछ विशेष लोग होते हैं, चहेते लोग,